प्लेटो और अरस्तु थोड़ा जोर से बोलना है। हाँ बोलिए। प्लेटो और अरस्तु शिक्षक और छात्र का संबंध था। प्लेटो का सर ये नहीं लाई है सर, क्या नहीं सबको मिलेगा इतने लोगों को। देना, कोई टिप लगा दो इसका। विचारों क्या एक अंकी हो रहा है तो अस्मिता क्या है? विचारों और भावनाओं से के रूप में लिखा जाता है, जो मतलब स्वयं खुद के अंदर को सोचते हैं। आपकी अस्मिता को क्या कहेंगे? मेरे विचारों और मतलब भावनाओं के जो मैं अपने आप एक सामान्य, आप जैसे सामान्य शहरी जीवन जी रहे हो, शहरी परिवेश में रह रहे हो, आधुनिक परिवेश में रह रहे हो, तो एक जो हम लोग आधुनिक परिवेश है, जो आधुनिक परिवेश में अस्मिता में और आदिवासी अस्मिता में क्या अंतर है? पता है नहीं पता, चालू है वो चालू है। आधुनिक परिवेश में जैसे सर हम मतलब खुद को समाज और मतलब प्रकृति के एक उसमें देख सकते हैं। आदिवासी अस्मिता को जैसे हम मतलब उनके जल जंगल जमीन ये तो उनके मतलब रहन सहन या तो वेशभूषा के अभाव को मतलब देखते हैं, तो उनकी अस्मिता उनकी पहचान होती है। वर्तमान समय में आदिवासियों के हित के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जी सर। क्या क्या मुख्य काम भारत सरकार के उसके जा रहे हैं? जैसे उनको मतलब शिक्षा के रूप में आगे बढ़ने का थोड़ा बहुत अवसर अभी प्राप्त होने लगा है, और मतलब लोगों के सामने मतलब उनकी पहचान और उनका एक मतलब मंत्रालय ही अलग से बना दिया गया, आदिवासी कल्याण मंत्रालय। जी, तो एक मंत्री भी होता है ना? जैसे हमारे राष्ट्रपति मतलब आदिवासी से ही है। इसका मूल्यांकन बस इस बारे में बताइए। नीलू मिश्रा बताओ। चलो महिलांचल क्या है? आंचलिक उपन्यास है। उपन्यास आंचलिक उपन्यास। अगोदान क्या है? उपन्यास दोनों में ग्रामीण परिवेश में कोई समानता या दोनों असमानता विषमता दिखाई देती है? हाँ, सांस्कृतिक जो विडंबनाएं हैं, अंधविश्वास, वो अच्छा, समानता है, असमता है, जो विषमता दिखाई देती हो। एक आजादी के पहले का गांव, एक आजादी के बाद का गांव है। लेकिन उसमें महिला आंचल में तो दोनों है ना, कि आजादी के पहले भी है, आजादी के बाद भी। तो समापन की तरफ जाते हैं तो आजादी के बाद का हिस्सा है, और आजादी के बाद जो आजादी के पहले जो आकांक्षाएं थी जनमानस की, वो वहाँ पर किस रूप में उनका जो आजादी से पहले वाले में आजाद होने की इच्छाएं थी, और उसमें फिर इच्छाएं। अगोदान में एक बात है मालती जी, ऐसा क्या होता है कि बाद में उनका जीवन एकदम बदल जाता है? वो ऐसी कौन सी घटना घट जाती है? वो जो प्रोफेसर एक होते हैं कि मेहता नाम से, वो उनकी नजरों में नारी की स्थिति मालती के लिए एक मधुमक्खी की जैसे होती है। तो जब वो कहते हैं कि स्त्री से दूर रहना चाहिए, तब इस वजह से मालती का हृदय परिवर्तन हो जाता है। के बारे में ये पढ़ा है इन्होंने, जो हमारे इनके जितने भी साहित्य हैं उसमें जो लोगों का उत्पीड़न हुआ है, जो शोषण होता था, जमींदारी खास करके किसानों के ऊपर अत्याचार, इन चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी फोकस किया है। और एक पूंजीवाद चलता था, पूंजीवादी प्रथा चलती थी, और बहुत जातिपात की प्रथाएं चलती थी। उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हुए जो निबंध है पूंजीवाद के विरोध में, उसका नाम बता दीजिए। सर पूंजीवाद के विरोध में जो एक बड़ा उनका लोकप्रिय निबंध है, बड़ा प्रख्यात निबंध है, उसका नाम बताइए। सर मैंने उपन्यास गोदान सुना है। गोदान में पूंजीवाद का विरोध कहाँ है? ज़्यादा कहानी भी रहती है। चलो ठीक है। अच्छा, तो उसके साहित्य के बारे में बता दीजिए जी। साहित्य के बारे में। सर मुंशी प्रेमचंद जी, ये क्या है? सर आज संपालन परिप्रेक्ष्य में कम है। सामाजिक प्रतीक क्या है? चलो रामचरितमानस में या तुलसी साहित्य में सामाजिक प्रतीक क्या है? सामाजिक प्रतीक ये है कि जीवन हमें जीना है तो हमें परिवार के साथ रहना, तो वैसा परिवार कैसा होना चाहिए हमारा। देखा तो आपने, अच्छा राइटिंग अच्छी है। तो परिवार कैसा होना चाहिए हमारा समाज कैसा होना चाहिए, राम की तरह सर्वसुलभ होना चाहिए, दीनहीन के साथ होना चाहिए। उनके राम किसका प्रतीक है? चलो ये बताओ। तुलसी के राम किसका प्रतीक है? किस प्रतीक रूप में हम गए? ब्रह्म का प्रतीक है सर, भगवान ही तो बोल रहा है, उन्होंने भक्ति भाव से लिखी है रामचरितमानस। उन्होंने ब्रह्म का तो ठीक है, वो विष्णु का ब्रह्म का प्रतीक सब वो तो ठीक है। एक जनमानस के लिए राम किस रूप में है, वो किस रूप में उन्हें स्थापित करना चाहते हैं? लोक जीवन में उनकी प्रतिष्ठा किस रूप में है, ये सब पूछ रहे हैं। आदर्श राजा के रूप में, आदर्श व्यक्तित्व है उनका। मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं भगवान राम। यही मूल बात है। ठीक है, ओके।
अभी तो ये किताब नहीं है आपके पास? हिमांशु के मेरे पास किताब नहीं। आषाढ़ का एक नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया था। यह 1958 में लिखा गया था और यह यथार्थवाद के बेहद करीब ले जाने के लिए अंबिका और मल्लिका के चरित्र को जस का तस प्रस्तुत किया है। इसमें अंबिका और मल्लिका की वास्तविकता को दिखाना किताब चाहा था। हाँ ठीक है, किताब दे देना है ठीक है। यस सर, किताब लेकर देखो तो मिल जाएगी। यस सर, मंगवाए थे सर मार्केट जहाँ में। सब बच्चे ला रहे थे, सब बच्चे भी प्रयास लाए होंगे। यस खुद तो थोड़ी लाए हैं, कोई प्रयास लाया है तो भी लाना। ठीक जाओ। सांप्रदायिकता की अगर हम बात करें तो धार्मिक एक हाँ जो धार्मिक समुदाय होते हैं उन्हें आपस में लड़ाकर दंगे फसाद कराया जाता है, उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अभी पहलगाम से भी ले सकते हैं। पहलगाम में भी जो आतंकी हमला हुआ उसमें लोग जो मुसलमान थे, मुस्लिम थे, तमाश पे फोकस, उन्होंने केवल तमाश पे फोकस करो, बस अपने टॉपिक पर रहो, अपने टॉपिक पर रहो। जी। वो हो जाएगा विवादित हो। जी तमस पे सर भी समझिए, जब सर विभाजन हुआ उसके बाद जो वहाँ धार्मिक धंधे वो हुए, दंगे हुए, फसाद हुए, उन्हीं की सर इसके बारे में सब तमस में उन्होंने वर्णित किया है। मुख्य बात क्या है इसकी? धार्मिक दंगे सर, विभाजन के बाद जो समस्याएं हैं, धार्मिक दंगे वगैरह हुए, अच्छा उसी का सर उन्होंने वर्णन किया तमस पे। ठीक है, चलो नागार्जुन है हाँ और इसमें- विनोद कुमार शुक्ल भी है। हाँ, इनमें से किसी का भी कोई रचना मालूम है आपको? नागार्जुन की हाँ। अकाल और उसके बाद उनकी कविता है। कविता को याद है कोई? जी सुनाइए। चलिए हिमांशु पटेल, तो टॉपिक कहाँ पर है? नागार्जुन ये यहाँ पे है। टॉपिक बेटा मेन पेज में आता है। टॉपिक कहाँ गायब कर दिया है? ये यहाँ से कहाँ टॉपिक गायब हो गया? ठीक है, चल बोलो इसके बारे में। चलो टॉपिक के विषय में तो बताओ। बोलो बिल्कुल सर, बोलो। ये रखिए खाना खाए। हाँ अच्छा अच्छा, अरे बोलो कुछ तो बोलो तीर के चलचित्र के बारे में बोलो। तीर के चलचित्र एक गद्य साहित्य द्वारा लिखित महादेव वर्मा द्वारा लिखित एक काव्य है। काव्य है हैं? जी सर। तो एमए फाइनल मतलब 4th सेमेस्टर में हो, तुम्हें काव्य और गद्य में अंतर नहीं सर, गद्य साहित्य कहानी है। कहानी है। जी सर। कहानी हुई तीर के चलचित्र। इसका पाल लगा गद्य विधाओं में भी अंतर नहीं पता आपको? गद्य विधाओं में उन्होंने जातिवाद के विरोध को और कोई कविता याद है कोई? तो वहाँ समझ रहा मैं नहीं पढ़े, तो याद है कोई कबीरदास जी का? कच्चा पाठ से पढ़ रही हो? याद। सुनाओ। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। क्या है ये? इन्होंने अकेली एक ढाई आखर प्रेम का ही पढ़ी है, जिसे देखो वो ढाई आखर प्रेम का सुनाने लगती। टीवी मीडिया का इतना असर है ढाई आखर प्रेम का। और प्रेम जाने नहीं पाठ कोई है कोई? आज कबीर होते तो वो लिखते प्रेम जाने नहीं कोई। है उधर को देखो। चलो छोड़ो जाओ हटो। फटाफट बताओ, जातिगत भेदभाव की व्यक्ति क्या है? सर समाज में बहुत से पिछड़े लोग, समाज में से बहुत से पिछड़े लोग हैं जो अभी भी वंचित वर्ग से पीछे हैं। तो ये दो साहित्यकार ऐसे हुए हैं सर, रंजन कुमार। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, वो अपने साहित्य में जूठन में अपने अभिव्यक्ति बताते हैं। अच्छा ये तो हो रहा है, बोल रहा है ना ये? जी। और प्रेमचंद ने जैसे सदगति में और कफन में जातिगत भेदभाव की अभिव्यक्ति जाहिर की है, वैसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी जूठन में अपने बात पर कहता, जूठन में भी अपने शोषण को अपने अभिव्यक्ति जाहिर की है सर। ठीक है, ठीक है। महादेवी वर्मा। घबराओ नहीं, बोलो जो भी फटाफट तो बोलना है। चलो ये सर क्या बताओगी? बताओ जो पर क्या है उसे बोली फटाफट। सर गोदान उपन्यास ग्रामीण जीवन का, बोलते रहिए। ग्रामीण जीवन का, किसानों के ग्रामीण जीवन का उसमें शरीर चित्रण किया गया है। उसमें किसानों के दशा का और जोर से बोलो, माइक में रिकॉर्ड हो। किसानों की निर्धनता का चित्रण, किसानों की निर्धनता का चित्रण किया गया है। और आज भी गांव से पलायन हो रहा है।
क्या है वर्मा? अपने साहित्य में दलित स्त्रियों को बड़ा मार्मिक चित्रण किया। उन्होंने बताया है कि कैसे दलित स्त्रियों को शोषण किया जाता था, सामाजिक व शारीरिक दोनों रूप से, कैसे और उनका इस चीज से निकलने का कारण भी बताया कि अगर उनके अंदर शिक्षा का अभाव नहीं होता, सामुदायिक एकता की भावना होती और अपने अधिकार
बताओ क्या क्या पढ़ा है तुमने, कितना सोचती का पता है? जो कुछ पढ़ाते थे 2 मिनट बराबर। कृष्ण टोपदी की कथा साहित्य में स्त्रियों के समकाल वर्तमान समय की स्त्रियों को परिस्थितियों को उजागर किया गया। उसमें मित्रों मरजानी जो उनका उपन्यास है, उसमें स्त्री के द्वारा दिखाया गया है कि वो किसी से नहीं डरती और अपनी बातें खुल के समाज के सामने कहती है, और उनकी सिक्का बदल गया है कहानी लगे। उसमें पारिवारिक संबंधों को दिखाया गया है, दिलोदानी सुनने पर पारिवारिक संबंधों को दिखाया गया है। और उसमें बस क्या पढ़ कुछ बताएंगे, कुछ पेपर कहीं बता दीजिए बस 2 मिनट। छायावाद देवता के इसमें पास रखो 2 बार वो नॉन स्टॉप। सर कवि है जैसे शंकर प्रसाद सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। और सर रीत तत्व के बारे में चलो छोड़ो, ये शरदचंद्र की या विष्णु प्रभाकर की? आवारा में श्री हमें विष्णु प्रभाकर ने नारी के समान अधिकार की बात की है। जीवनी है, प्रश्न पूछ रहा हूँ, किसकी जीवनी है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी की। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के माध्यम से नारी के स्वतंत्रता को बल दिया गया है इसमें। और सर पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसे जी ने नारी का विशेष वर्णन किया है। उदाहरण बताओ, 1-2 पंक्तियां सुनाओ बस। सर पंक्तियां अच्छा, रानी मंदेक बेचारी ये नहर रहना देचारी, ये जगह चित्रण है। इतना रानी चित्रण दूसरे पंक्ति एक भी नहीं। अच्छा तो जाओ, रिलैक्स, मतलब बीमारी से कोई रिलैक्स हो जाना, राहत दे। कविता में स्त्री, हिंदी कविता में स्त्री दृष्टि, तो स्त्री दृष्टि क्या है? सर समकालीन में स्त्री दृष्टि का विशेष महत्व रहा है, जो है कविताओं में स्त्रियों ने भी बहुत ही योगदान किया। सर महिलाएं रही हैं, मैत्रेयी, पुष्पा। स्त्री दृष्टि से संबंध एक कविता जी सर, मैं स्त्री हूँ, कोई वस्तु नहीं। मैं किसी के घर की रोशनी हूँ, कोई वस्तु नहीं। चंद कागज के टुकड़ों के लिए मुझे मेरा अस्तित्व मत मिटाओ। इंटरनेट की क्या भूमिका है, बताओ माइक। सर वर्तमान हिंदी जगत में इंटरनेट की भूमिका है कि सूचना और ज्ञान का एक विशाल भंडार है, जो विभिन्न विषयों पे लेख है, सूचना, समाचार पत्र, ये पुस्तकें अन्य शैक्षणिक सामग्री पे उपलब्ध है। चलो बताओ, कहानियों में किन रूपों में नारी का चित्रण हुआ है, उदाहरण से एक। सर एक बुधिया आती है। हाँ, बुधिया का प्रसव पीड़ा की वजह से वो ऊपर करो। सर बुधिया है कफन कहानी में। और पास करो माइक को जी। बुधिया प्रसव पीड़ा से मर जाती है। स्त्री की बदहाल। जी। और दूसरा कोई चित्रण एक और बता दो। शालू देवी है ना? गोदान की जो धनिया है जी, वो किस तरीके की नारी का प्रतिनिधित्व करती है? कितनी तेज है या कैसी स्त्री है? इसमें कोई जो 1-2 उनके जो है रेखा चित्र वो बताओ। सर चीनी फेरी वाला, हाँ, भक्तिन और गुंगिया, दिव्या। चलो रेखा के बारे में बताओ। सर जो चीनी फेरी वाला है वो चीन से आया हुआ था। महादेव चीनी फेरी वाला था, वो महादेव वर्मा जी के पास चीन से आया हुआ था। उसने अपने मतलब कि जितने भी सामान बेचा करता था, सामान उसने बेच करके महादेव वर्मा को सारा अब तक गठरी का सामान बेच करके वो अपने चीन वापस लौट गए। और लोगों को नहीं। चलो जनवादी स्वर क्या है बताओ, फटाफट माइक चालू। जनवादी स्वर क्या है? सर जनता की आवाज और जनता के कविता के लिए, और वो क्या बोलते हैं, सर्वहार उन्मुक्त यथार्थवादी। और अच्छा ये बताओ, एक चलता है जनवाद, दूसरा है प्रगतिवाद, जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ है? नहीं पता। तो इनमें कुछ अंतर पता है? जो लोग सर वो जनवादी जो जनता के लिए होता है, प्रगतिशील प्रगतिवादी अपने लिए होता है। वो लेखक है। चलिए लोग पाप का मूल है,
लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए या में नरक निदान। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजी। एक बहुत बढ़िया। और कुछ सुनाए गीत में कोई? राम भजो राम भजो राम भजो। बहुत सुंदर। चलिए जाइए। उसमें जो इतिहास के और भारतवर्ष कालीन जो मतलब बाल भट्ट के जीवन के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी मतलब बातों को लिखा है उसमें। और हमारे पुराने जो मतलब संस्कार हैं वो सब बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। और कुछ बताओगे? और सर इसमें नारी सशक्तिकरण के लिए बाल भट्ट ने बहुत सारे मतलब वो किया है कि उनको नारियों को कैसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। चलो बस जल्दी बोलो। आधुनिकता के संदर्भ में क्या चुनौतियां हैं बताओ। सर उनके निर्मल वर्मा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उन्होंने लिखा है कि मानव एकांकी के बारे में लिखा है कि आजकल मानव के जीवन में क्या संघर्ष चल रहे हैं। मानव के अपने अतीत में घिरा रहता है, वो दूसरों से बात करने की कोशिश नहीं करता है। और उनकी कहानी है परिंदे, पहाड़, अंधेरा, ये सारे कहानियों में उन्होंने यही उनका केंद्रीय भाव यही रहा है कि मानव अपनी स्मृतियों में ही घिरा रहता है। और वो देखा जाए तो उन्होंने किसी से वो मुक्त नहीं हो पाते अपने अतीतों से। हार्डली 15 बचा बस। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है प्रतिनिधि कविता के रूप में जाने जाते हैं। इनके 2 काव्य संकलन हैं, भूरी भूरी खाक धूल जो 1952 प्रकाशित हुआ है जिसमें 47 प्रतिनिधि कविताएं हैं। इसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा है। इसके अलावा इनकी फुटकर कविताएं भी ब्रह्म राक्षस है। कोई कविता याद इनकी कोई? सर कुछ पंक्ति याद है। कुछ पंक्ति सुना दीजिए। अरे मानो तुमने क्या किया, लिया बहुत बहुत, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश और जीवित रह गए तुम। बहुत अच्छा। और कोई? एक ही सर याद है। और मुक्तिबोध ने जो है समाज के हिसाब से बहुत अच्छा कार्य किया, जो है मानवतावादी इनके दृष्टिकोण रहा है। एक फैंटेसी के कवि जाने जाते हैं जिसके माध्यम से इन्होंने कल्पना प्रधान जो है रचनाएं किया है और कल्पनाओं के माध्यम से यथार्थवादी दृष्टिकोण की स्थापना की है। और ये गहराई से काफी अंदर तक गया होता है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है स्वयं जो है उस जगह जा करके जो है चीज़ों का निरीक्षण किया। और यथार्थवादी जो है इन्होंने एक पत्रकार भी थे, पत्रकार के हैसियत से जो है एक जगह घटना घट गई थी, उसी घटना के आधार बना करके इन्होंने अंधेरे में कविता की रचना की है, जो एक रिपोर्टर के माध्यम से वो वहां पर गए थे। उन्होंने मानव की संवेदना को, मनुष्य की पीड़ा को यथार्थ रूप से भलीभूत तरीके से अनुभूत किया है और उसी पीड़ा को उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा। जूठन और मुर्दैया में अभिव्यक्त सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन। कोई एक पॉइंट बस ये बताओ, एक बिंदु ये बताओ कि जूठन और मुर्दैया में जो अंतर को रेखांकित करे। सर दोनों की आत्मकथा, लेकिन दोनों लोग दलितों के बारे में नहीं वर्णन किए हैं। ये तो समानता हो गई, दोनों में कोई तुलनात्मक अंतर दिखाई देता हो कि जूठन में ये चीज है, मुर्दैया में ये चीज है, दोनों में जो है जो स्तरगत कोई अंतर दिखाई देता हो। जूठन में जो लोगों का बचा कुछ खाना बचा था तो वो लोग फिर दलित लोग खाते थे, और मुर्दैया में ये सब नहीं था। मुश्किल से 10 मिनट की बात हो रही है, तुम लोग को चैन नहीं है, वो बोल रहा है या कोई? अच्छा। जूठन और मुर्दैया में अभिव्यक्त सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन। कोई एक पॉइंट बस ये बताओ, एक बिंदु ये बताओ कि जूठन और मुर्दैया में जो अंतर को रेखांकित करे। सर दोनों की आत्मकथा, लेकिन दोनों लोग दलितों के बारे में नहीं वर्णन किए हैं। ये तो समानता हो गई, दोनों में कोई तुलनात्मक अंतर दिखाई देता हो कि जूठन में ये चीज है, मुर्दैया में ये चीज है, दोनों में जो है जो स्तरगत कोई अंतर दिखाई देता हो। जूठन में जो लोगों का बचा कुछ खाना बचा था तो वो लोग फिर दलित लोग खाते थे, और मुर्दैया में ये सब नहीं था। कहानी का प्रतिरोधी संसार, तो ये प्रतिरोध क्या है साहित्य में? साहित्य में प्रतिरोध से क्या अर्थ है? प्रतिरोध का सर उसमें अर्थ हुआ, जो साहित्य में अर्थ है इसका वो है कि जो विरोध करते हैं इनका, जैसे कि प्रतिरोध का ये कतई अर्थ नहीं है कि विरोध ही करना है,
प्रतिरोध का अर्थ बताइए आप। प्रतिरोध अलग है, विरोध अलग है। प्रतिरोध जैसे कि नहीं, प्रतिरोध का मतलब हुआ कि जैसे कि पहले जो कुरीतियां थी, जातिवाद था, असमानताएं थी, उन्हीं की आज के परिप्रेक्ष्य में ये बताते हैं। अच्छा, किताब तुम्हारी क्यों नहीं आई? तुम तो चीन से किताब पढ़ सकते थे यार। मैं ऑफिस के बैग में रह गया मैं। नरक दर नरक और प्रेम कहानी और कितने पेस्ट करूं। चलो, ममता कालिया को आपने चयन किया, तो और भी महिला कहानीकार हैं, ममता कालिया को चयन करने का कारण क्या है? सर इन्होंने मतलब मध्य वर्ग से मतलब आज तक की मतलब महिलाओं का मतलब उनके समाचार वर्ग को वर्णन किया है। और सर इन्होंने भुखमरी, बेरोजगारी आदि का मतलब वर्णन किया है। और प्रेम कहानी में ममता कालिया ने एक डॉक्टर मध्यवर्गीय उसके पति और पत्नी के मतलब तनाव की दूरियों का वर्णन किया है। प्रियांशु मिश्रा नारी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हो, बताओ कौन से नारी आंदोलन की बात करना चाह रही हो अपनी? क्या नाम है? सर सावित्री फुले मतलब इन्होंने महिलाओं के लिए एक मतलब नया स्कूल सर्वप्रथम टॉपिक कर रहे हो महिला उपन्यासकारों की भूमिका। इतिहास पे नहीं जाना है, आपने महिला उपन्यासकारों की भूमिका की बात है, तो महिला उपन्यासकारों की भूमिका बताओ। पता नहीं पता बना है आत्मकथा। और आत्मकथा का मतलब होता है, उसका अर्थ है कि स्वयं के बारे में कुछ कहना, वही आत्मकथा होता है। जीवनी क्या है? जीवनी आत्मकथा जीवनी क्या है? आत्मकथा व्यक्ति जो है अपनी स्वयं लिखता है, हाँ है ना? जी सर। जीवनी क्या होती है? जीवनी कि कोई दूसरा व्यक्ति, हाँ दूसरा व्यक्ति। जी सर। क्या सर किताब पैसे जमा हो गए। कोई यहाँ कुछ बोलती हो? गुड़िया देवी सीधी हो जाओ, हमारी गर्दन में जो है ना कोई वो जिगजैग स्प्रिंग लग गई है। स्त्री आप बोलो, बताओ सामने क्या पूछा? क्या सर? इसमें बोलिए अपने विषय पर। चलो माइक पकड़ो। जो वर्तमान मानवीय संबंध है उनमें आधे अधूरे नाटक में आपको किस तरह से दिखाई देते हैं कि जो वर्तमान मानवीय संबंधों का निरूपण या चित्रण वहाँ है? सर जो माइक ऊपर तो बोलना है कुछ? चलो हाँ बोलो। समकालीन हिंदी आपको आदिवासी जीवन के जो पक्ष के बारे में बताना बस। सांस्कृतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, तीनों बता दीजिए क्या है? तीनों में क्या है? तीनों पक्ष क्या है? सांस्कृतिक पक्ष जैसे कि उनके रीति रिवाज हो गए, रहन सहन हो गया आदि। और आर्थिक पक्ष जैसे कि उनके उद्योग धंधे हो गए, कमाने का जरिया हो गया, वही सब उनका। आदिवासियों के आर्थिक जीवन में आज कुछ अंतर आया, सुधार आया कुछ? सुधार हाँ, मतलब जो हम लोग जो उपन्यासकार हैं, उपन्यासों के माध्यम से जो मतलब आज का समाज है उनकी बात पहुंचाई कि कैसे क्या उनकी चीजें हो रही हैं, तो उन्हें में थोड़ा बहुत सुधार आया है गवर्नमेंट से। इसी पर बोली प्रेम की अवधारणा। प्रेम की अवधारणा क्या है? पीछे तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ लव ये ना प्रेम की अवधारणा क्या है? प्रेम एक भावना है, प्रेम एक एहसास है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से उत्पन्न होती है। अपने विषय पर ही सैंपल समकालीन हिंदी कविता में प्रेम की अवधारणा क्या है? समकालीन हिंदी कविता में प्रेम को जटिल और बहुआयामी, प्राचीन नाम है ना? हाँ। इसके साथ निजी अनुभव के साथ साथ वो कविता है कोई? हाँ थोड़ी सी ज्यादा है। सुनाइए। मैंने तुम्हें प्रेम नहीं लिखा, मैंने तुम्हें प्रेम नहीं लिखा, मैंने सफेद पन्ना छोड़ दिया जिस पर तुम अपनी परछाई बना सको। ठीक। और किस कवि ने जो कुछ कहा प्रेम के बारे में कहा? कबीर ने क्या कहा प्रेम के बारे में? कभी समकालीन कबीर के बारे में। अच्छा ठीक है, ओके। है तो गीत कोई आना चाहिए ना? राशि के बाद प्रवेशिका और देवी पांडे। कितने गीत हैं? प्रवेशिका और कृष्ण। बताओ कितने गीत हैं अंधेर नगरी में? 6। एक आध उदाहरण पता है? टका शेर भाजी टका शेर खा जाए ना? हाँ सर बताएंगे, तुम थोड़ी ना भाई सर देने आए हैं, तुम लोग थोड़ी ना देने आए हो। चलो और कुछ बताना? बोलना कुछ?
और पूछ लीजिए। पूछ रहे हैं गीत पर गीत तो बताइए। हाँ कोई गीत सुना दीजिए। कीर्तन है कोई आपको? गाड़ी कोई सोवर दादर नहीं आता है? मातृत्व जीवन जैसे कि महिलाओं के द्वारा जैसे मातृत्व जीवन जैसे कि जन्म से पहले ही उसके समस्या जीवन के लड़कियों के और यानी कि विवाह के उपरांत समस्या, विवाह के बाद समस्या। मातृत्व जीवन पर फोकस करो, लड़कियों के पूरे जीवन पर नहीं, मातृत्व जीवन। मातृत्व जीवन ये है जैसे कि हमें अपने नारी सशक्तिकरण पर दुनिया भर की कहानी नहीं। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटकों में से एक हैं और ये भारत के तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों का व्यंग्यपूर्ण चित्रण करता है। और अंधेर नगरी एक हास्य नाटक है जो शासन व्यवस्था पर मातृत्व जीवन जैसे कि महिलाओं के द्वारा जैसे मातृत्व जीवन जैसे कि जन्म से पहले ही उसके समस्या जीवन के लड़कियों के और यानी कि विवाह के उपरांत समस्या, विवाह के बाद समस्या। मातृत्व जीवन पर फोकस करो, लड़कियों के पूरे जीवन पर नहीं, मातृत्व जीवन। मातृत्व जीवन ये है जैसे कि हमें अपने नारी सशक्तिकरण पर दुनिया भर की कहानी नहीं। कृषि से पलायन की समस्या को रोकने के लिए उपाय करने चाहिए और एमएसपी को बढ़ाना चाहिए, आय को बढ़ाना चाहिए किसानों की, जिससे कि समस्या को दूर किया जा सके। गोदान में कृषि पलायन और कृषि पलायन में क्या अंतर है? सर अभी तो जो सीमांत कृषि जो छोटे छोटे भूभाग और बढ़ते जा रहे हैं, पहले कम थे इसके पहले। और उस समय लैंडर्स बहुत ज्यादा थे और इस समय थोड़ा कम। मुझे तो जो अंतर दिखाई देता है, गोदान में पलायन जो है वो मजबूरी बस है। यस सर। आज का जो पलायन है वो नई पीढ़ी के लिए, जो खासकर जो बिल्कुल नई जनरेशन है वो शौकिया आपने वो घर खेती परिवार भले वो छोटी हो लेकिन वहाँ पे वो खेतों मेहनत ही नहीं करना चाहता, उसे बड़े शहरी सपने जो है ना वो आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए जो शौकिया पलायन ज्यादा हो रहा है। चलो हाँ वो तो देख लिया सर, बोलना और इसी पर बोलना है जो टॉपिक आपका है। अच्छा हाँ। मुंशी प्रेमचंद ने दलित साहित्य में बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं जिसमें दलितों की समस्या सबसे पहले क्या आया था? महाकाव्य कमानी महाकाव्य में लज्जा का मूल्यांकन, इसमें नारी की चेतना, लज्जा, प्रेरणा और मर्यादा आदि के लिए प्रेरित किया गया है। अच्छा ठीक है, तो क्या लज्जा सर है कि कुछ आपको पंक्तियां याद है कुछ? यस सर। सुनाइए। नारी तुम केवल श्रद्धा और विश्वास रजत नग पगतल में स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इसके अलावा भी कुछ सुना सकते हैं और कुछ? जी सर। सुनाइए। आंसू से भीगे अंचल में मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी इस स्मित रेखा से जाहे संधिपत्र लिखना होगा। और कुछ सुनाएंगे? और कुछ बोलना चाहती? हो गया। जन्म मृत्यु बता देंगे। शंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में सुन्नी साहू परिवार में होते। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुनि देवी था। कितना द्रवित हुए थे इससे? ठीक। अलका पटेल ठीक है अपना। हाँ अलका जी आप निराला का अपने समाज के प्रति अपने समाज तथा लोगों के प्रति भावना रखना, उनके उद्धार के लिए कार्य करना राष्ट्रीय चेतना के। हाँ अंजलि देवी, अंजलि शुक्ला। तो निराला जी चौहान, महाजी वर्मा जी। हाँ और महाजी वर्मा जी के भी इसमें है, तो महाजी देवी जी के बारे में बताइए, कुछ काव्य के बारे में बताइए। सर उनका पहला काव्य संग्रह निहार है, तो 1934 में वो प्रकाशित हुआ था। वो कविता सुनानी है आपको महाजी वर्मा जी की? बीन हूँ मैं तुम्हारी रागिनी हूँ, परेशान गगन मेरा जीवन, बहुत सारी कविता। अच्छा बोलिए। बिल्कुल की कोई बात बिल्कुल सहज भाव में बताइए। आदरणीय है कि गौरव पांडे हैं?
बस इसी के बारे में बोलना है इसको। शुरू कर दीजिए। हाँ ना, हम बोलिए। सर वो प्रेमचंद ने अपने कहानी के माध्यम से बताया है प्रेमचंद ने अपने बता सकते हो उसने कहा था कि कोई 2-3 पात्रों के नाम बताओ। उसके बाद ये बताओ उसमें क्या था? और उसने क्या कहा था बस ये बता दो। पात्रों के नाम बताओ और उसमें जो कहा। उषा देवी, विनीत कुमार त्रिपाठी। सर चालू नहीं है। आप बताइए उर्वशी का काम संत साहित्य क्या है बताओ। तो संत साहित्य को जो भक्ति काल की कौन सी शाखा में रखते हैं? मध्यकाल को भक्ति काल को फिर आपने सगुण निर्गुण में विभाजित किया है, तो ऐसे इन्हें कौन सी शाखा में सगुण में, निर्गुण में या निर्गुण है, तो उसमें कौन सी में रखते हैं? क्या है? जाति धर्म का विरोध किया है और धार्मिक में हो गया सर, धार्मिक उनके पास पढ़ो। पहला आंचल में वर्णित नारी जीवन। चलो पहले ये बताओ कि मेला आंचल किस लिए खास मानी जाती है? किसी ने कहा बिहार के पूर्णिया जिले इसमें व्याप्त रीतियों, समझदारी की समस्याओं, सामाजिक और राजनीतिक के बारे में नारी जीवन लिखा, तो नारी जीवन का चित्र कैसे? नारियों को क्या मतलब क्या स्थिति थी, पार्वती की माँ हिंदी साहित्य में कहाँ पर वर्णों का चित्रण हुआ है? ऐसा कौन साहित्य आपको मिला, कहानी नाटक उपन्यास जो भी आप जहाँ पर इनका वृद्ध है? नाम कहाँ पर हुआ? क्या नाम है? दादी। ठीक है, यहाँ पर कहाँ वृद्ध बस। चलो ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविता, कोई रचना का वाल्मीकि की कोई तैयार है कोई? कविता आप कविता लिया है, तो कविता का नाम ठाकुर का, युवा ठाकुर का, सब कुछ ठाकुर का, हमारा क्या?
पीछे खड़ा रहेगा। नीचे हमारा शीर्षक है आषाढ़ का एक दिन में अभिजात एवं ग्राम्य जीवन का द्वंद्व। ठीक है। आधुनिक मानव और जो ऐतिहासिक मानव के बीच जो उनके बीच का जो मानसिक और संवेदनशीलता का जो रोचक मनोरंजन था, साथ ही का ग्रामीण और नगरीय परिवेश हिंदी साहित्य में लोक संस्कृति। पीछे लड़की ने अभिजात और लोक के द्वंद्व की बात की थी, तो बताओ अभिजात और लोक संस्कृति में अंतर क्या है? आप किसको समर्थ करते हो, अभिजात को या लोक को? क्या है लोक क्या है? ठीक है, कोई 3-4 कहानियों के नाम बताओ जैसे पूर्णिमा विश्वकर्मा। उपन्यास है। कहानियों की विशेषताओं की बात होगी तो 3-4 कहानियाँ। आकाशदीप, ममता। कौन सी पढ़ी हो तुमने कौन सी बताओ? छोटा कर दिया है। 200 है ना? हाँ। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में सांस्कृतिक चेतना। सांस्कृतिक चेतना क्या होती है? चेतना क्या? सत्या देवी। क्या मतलब है उसको लगाने से? वो बोल ही नहीं रही। क्योंकि एक जगह लिखा था जी ने इज्जत वरदान उसके पास आवाज ही नहीं जैसे इज्जत वरदान चेतना का सौंदर्य विशेष कैसे अनंत चेतना क्या है? इसको सांस्कृतिक चेतना है। आप कहते हैं चेतन चेतना सांस्कृतिक चेतना। पढ़ के आई हो कि नहीं? चेतना मतलब क्या हुआ? पढ़ के आई या नहीं? चेतन बोलेंगे आप लोग मुझे बात करने बोलते हुए चालू है, बंद कुछ नहीं करना, चालू है कनेक्ट से। मुर्दैया किसकी रचना है? जोर से बोलो। मुर्दैया किसकी रचना है? और राकेश का कौन सा दलित? हाँ, इसका दूसरा खंड कोई और है? मणिकर्णिका किसकी है? चलो चलो सविता देवी करो। शीर्षक है कामायनी महाकाव्य में नारी मन एवं जीवन। ठीक है, तो नारी मन से क्या तात्पर्य है? तो अब नारी मन को चित्रित करने की बात कर रहे हैं। जोर से माइक पास कर दो, माइक पास करो। तो
कोई पंक्तियाँ हैं जो बड़ी बड़ी जो लोकप्रिय हैं पंक्तियाँ हैं रामायणी की, नारी तुम, जब स्त्री के चक्रण की बात आ रही है, स्त्री मन की बात आ रही है, तो बताते हैं कि कोई सबसे लोकप्रिय पंक्तियाँ जहाँ भाव नगर सुनते हैं, नारी तुम केवल जाओ नहीं आते हैं। क्या पढ़ के आई हो, क्या पढ़ के दीपा का कॉपी किया है आपको बताना है विश्वनाथ तिवारी कहाँ पर इन कविताओं में दर्ज प्रवेश कनेक्ट है वो विश्वनाथ तिवारी गाँव में समाज में सांस्कृतिक परिवेश का चलो बताओगे। रितंबरा रितंबरा विषय बताओ अपना। हाँ, अरे यायावर रहेगा याद क्या है, जोर से बोलो थोड़ा। अच्छी लगती थी जो लिखते थे और रचना करते थे ताकि उनकी रचना अरे यायावर रहेगा याद क्या है, उनकी रचनाएं की जो रचनाएं मतलब जान करें तो लोग अपने जीवन काल में इस पर मैंने बताई अरे यायावर रहेगा याद जो आपने लिखा है ये क्या है, उनका किस्सा है, कहानी है, कविता है, गद्य की कौन सी विधा है, यात्रा संस्मरण की यात्रा बताओ। आ सकते हो हाँ बताइए कृष्ण जी वो बोलेगा नहीं ऐसे आप आपके सेक्टर बाल मनोविज्ञान क्या है? ऐसी कोई कहानी उनकी है जिसमें बाल बनने में चिपकाए हो, बताइए। हाँ हाँ निराला की लवली कविताओं में सामाजिक साहित्य संघर्ष, कोई बात नहीं, साहित्य क्या वो भाई कुछ जा रहे हो क्या? जिससे हम अपने पारिवारिक परिवेश में देखते हैं। चलो अब रिकॉर्ड करो इनका। दीपक कुमार समकालीन नाट्य में किसके नाम का सकते हैं? उनके नाम को नाटक तो आप बता रहे हैं, नाम बताया नाटक का नाटक पूछ रहे हैं सर, नाटक के नाम नाटक मिला है कोई धर्मवीर भारती का नाटक नाम आप अपना नाम बताने के लिए बताओ सिलेबस में कौन सा नाटक लगा? राम की पूजा के बारे में कुछ बता सकती हैं? बढ़िया कैसे राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और क्या बोला आपने कि गुप्ता, इसमें से उनमें से किसी बात बढ़िया कुछ सरोज स्मिथ क्या है? क्या याद है राम की शक्ति पूजा या सरोज स्मृति की या तुलसी कोई जब तक मान सकते हैं कोई इनकी सबका
जीवन सेकंड ईयर की अटेंडेंस वाली दे सकते हैं सर आते हैं मेरे साथ रुक जा बैठो। जिन्होंने पॉइंट नहीं नोट किए हैं वो अपना फिर से एक बार नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट है शोध परियोजना कार्य का शीर्षक। फिर दूसरा पॉइंट शोध परियोजना कार्य का उद्देश्य। तीसरा पॉइंट शोध परियोजना कार्य के महत्वपूर्ण बिंदु एवं अध्याय विभाजन। चौथा पॉइंट शोध परियोजना कार्य का निष्कर्ष बटे उपलब्धियां। और पांचवा पॉइंट शोध परियोजना कार्य में प्रयुक्त संदर्भ, प्रमुख संदर्भ कर लीजिएगा। ऊपर अपना नाम, पिता का नाम, अपना अनुक्रमांक, MA हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर, प्रश्न पत्र शोध परियोजना कार्य प्रायोगिकी। अटेंडेंस शीट किसके पास है? देख लीजिए अटेंडेंस शीट में जितने लोग उपस्थित हैं किसी के साइन ना छूटे हों।